दोस्तों, आज हैदराबाद रियासत के सुकूत पे बात होगी। ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस 17 सितंबर 2025 को आसिफ जाही हुकूमत के भारत में विलय को 77 साल पूरे हो जाएंगे। ये विलय आसान नहीं था, इसके पीछे एक खूनी तारीख छिपी हुई है, एक अत्याचारों का, जुल्म का एक लंबा सिलसिला छुपा हुआ है। इसलिए इस तारीख पर रोशनी डालना जरूरी है। अगर जुल्म और सितम की तशहीर न हो तो आने वाली नस्लें समझती हैं कि कभी जुल्म हुआ ही नहीं। खास बात यह है कि जिन पर जुल्म हुआ उनकी अगली नस्लें 2 नस्लों के बाद सारी तारीख को भूल जाती हैं। इसकी बेहतरीन मिसाल 13 से 17 सितंबर 1948 के बीच हुआ हैदराबाद मिलिट्री एक्शन है, जो कि पॉपुलरली पुलिस एक्शन के नाम से जाना जाता है। 5 दिन में 224 साल पुरानी आसिफिया सल्तनत को खत्म कर दिया गया। इस दौरान 40,000 से ज्यादा मुसलमान मारे गए और उनकी करोड़ों की दौलत जला दी गई। उस मुसलमान कुश कत्ले आम के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद मराठवाड़ा के दौरे पर आए थे। उन्होंने हालात अपनी आंखों से देखे थे। दुखी होकर उन्होंने सुंदरलाल कमीशन बनाया था। पंडित सुंदरलाल कमीशन की रिपोर्ट 65 साल बाद यानी 2013 में आंशिक रूप से सामने आई और 2014 में क्विंट ने उसे छापा था। उसमें मुसलमानों के खिलाफ हुए सितम की तारीख बड़ी दर्दनाक है। मगर इस नरसंहार की खास बात यह है कि उस वक्त के बहुत से हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की जान बचाने के लिए अपनी भी जान खतरे में डाली थी और उन्हें अपने घरों में पनाह तक दी थी। पंडित सुंदरलाल लिखते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर in the affected area communal frenzy and did not exhaust itself in murder alone, in which at some places even women and children were not spared. Rape, abduction of women, sometimes out of the state to Indian towns such as Solapur and Nagpur, loot, arson, desecration of mosque, forcible conversions, seizure of house and lands followed or accompanied the killing। ये एक छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपको पंडित सुंदरलाल कमेटी का रिपोर्ट का पढ़ के बताया। दोस्तों, ये नरसंहार उस दौर के कांग्रेस के कुछ लोगों ने किया था। ये बहुत खास बात है। असल में निजामशाही का विलय पुरसुकून होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस और एडवोकेट कासिम रिजवी की जिद ने इसे पुरसुकून होने नहीं दिया। कांग्रेस चाहती तो उसे पुरसुकून तरीके से कर भी सकती थी, लेकिन मुसलमान हुकूमत और मुसलमान आवाम को सबक सिखाने का भी एक हिडन एजेंडा उसके पीछे था। यह अत्याचार इतना शदीद था कि उस वक्त उस्मानाबाद जिला मुस्लिम विधवाओं का जिला कहलाता था। उस्मानाबाद शहर के मुसलमानों की आबादी उस वक्त 10,000 थी, जो इस नरसंहार के बाद 3,000 रह गई थी। गुलबर्गा में 5 से 8,000, नांदेड़ में 2 से 4,000 मुसलमान मारे गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस बर्बरियत का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, मगर आज की नस्लों को इस तारीख की कोई खबर नहीं। इसलिए कि सरदार पटेल जो तब के गृह मंत्री थे, उन्होंने इस रिपोर्ट की संवेदनशीलता को देखते हुए इस रिपोर्ट को जारी नहीं होने दिया था। अब आइए हम आसिफ जाही हुकूमत के बारे में थोड़ा सोचते हैं। निजाम कहते हैं इदारे को, व्यवस्था को, सिस्टम को, और शाही का मतलब है हुकूमत। हैदराबाद रियासत को निजाम शाही इसीलिए कहा जाता था, मगर उसका असल नाम असफ जाही सल्तनत था। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सल्तनत थी, जिसे हैदराबाद स्टेट भी कहा जाता था। इसकी बुनियाद चिनकुली खान मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी ने रखी थी। वो तातार नस्ल के थे और समरकंद के रहने वाले थे। 1724 में उन्होंने आसिफ जाह के लक़ब के साथ हैदराबाद में रियासत का कायम किया था, यानी रियासत को कायम किया था। उस वक्त इसका रकबा 82,686 स्क्वायर मील था, किलोमीटर नहीं। यानी मील ऑलमोस्ट डबल होता है किलोमीटर का, यानी ब्रिटेन और आयरलैंड से भी बड़ा था। 1941 की गणना के मुताबिक इसकी आबादी 1,60,00,000 थी, जिसमें 80% हिंदू और 15 से 17% मुसलमान और बाकी दीगर कौमें थी। 7 पीढ़ियों तक निजामों ने हुकूमत की, मीर कमरुद्दीन से लेकर आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान तक। मीर उस्मान अली खान का लक़ब आपने कभी सुना नहीं होगा, सुनाता हूं। The most excellent order of British Empire, Royal Victorian chain, His Exalted Highness मीर उस्मान अली खान पाशा। जब वो दरबार में आते थे तो इतना लंबा नाम पुकारा जाता था और उसके साथ
कहा जाता था कि यार वफादार बरतानिया। रियासत की 4 बड़ी डिविजन्स थी। महसूली विभाग, मराठवाड़ा जिसमें औरंगाबाद, बीड़, परभनी और नांदेड़ आते थे। गुलबर्गा जिसमें बिदर, गुलबर्गा, उस्मानाबाद और रायचूर आते थे। मेदक जिसमें बलदाह, महबूबनगर, मेदक और नलगोंडा और निजामाबाद आते। और वरंगल जिसमें करीमनगर, आदिलाबाद और वरंगल आते थे। यहाँ की जुबानें फारसी, उर्दू, तेलुगु, मराठी और कन्नड़ थी। दोस्तों बहुत बड़ी रियासत थी उस वक्त, दुनिया में सबसे बड़ी मालदार रियासत थी। निजाम के दौर में सरकारी दौलत को बेचने या गरीबी में सोना गिरवी रखने का चलन नहीं था, उल्टा उन्होंने बहुत तरक्की के काम किए। जामिया निजामिया, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, निजाम सागर डैम, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, रेलवे, डाक तार, लकड़ी का पुल, सिकंदराबाद कैंटोनमेंट, चौमहल्ला पैलेस, फलकनुमा पैलेस वगैरह वगैरह वगैरह। उनके जमाने में मस्जिदों और मंदिरों को इनाम भी मिले थे। महल, पलटन, पुलिस, आर्मी, 2 जहाज तक निजाम के पास थे। 1930 तक 11,000 सरकारी मुलाजिम उनके हुकूमत में थे। नांदेड़ के गुरुद्वारे और रेणुका देवी संस्थान माहौर की, उसको इन्होंने बड़ी बड़ी जमीन दी थी। उस्मान अली खान दुनिया के सबसे अमीर आदमी माने जाते थे, इसीलिए टाइम मैगजीन ने उन्हें कवर पेज पर जगह दी थी। उनके पास मोतियों का इतना जखीरा था कि चौमहल्ला पैलेस की छत पर मोतियां जब धूप सेकने के रखे जाते तो पूरा छत भर जाता था। दोस्तों उनके पास मशहूर जैकब डायमंड 39.9 कैरेट का और 184.5 ग्राम का वजन का था, जो वो पेपर वेट के तौर पे यूज करते थे। कई रोल्स रॉयस कारें थी, मगर जब हिंदुस्तान 1962 और 1965 की जंग में मुश्किल में पड़ा तो मीर उस्मान अली ने रक्षा कोष के लिए 5 टन सोना दिया था। इस तरह की कुर्बानी किसी दूसरे ने नहीं दी थी। 224 साल की उनकी हुकूमत में एक भी हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होता, यह खास बात है। निजाम अपनी रियाया को अपनी 2 आंखों की मिसाल देते थे, मगर फिर भी उन्हें जालिम निजाम कहा जाता है और जुल्मी निजाम शाही कहकर मीडिया उन्हें बुलाता है। हैदराबाद को खालसा करने की क्या वजूहत थी, उसका सुकूत क्यों हुआ, इस पर भी गौर करना जरूरी है। पहली वजह, दुनिया भर में उस वक्त लोकशाही यानी डेमोक्रेसी की हवा चल रही थी। लोग निजाम के अच्छे हुकूमत बावजूद डेमोक्रेसी चाहते थे। कांग्रेस पर पाबंदी थी निजाम हुकूमत में, इसलिए मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के बैनर तहत एक मुहिम चलाई गई रियासत के खिलाफ। दूसरी वजह रोहिल्ला पठानों का सूद का धंधा था। वो हिंदू मुसलमान दोनों को तंग करते थे। उन्हें अफगानिस्तान से लाया गया था रियासत में पर्सनल बॉडीगार्ड की तरफ से। तीसरी वजह साम्यवादी तहरीक, जिसमें हिंदू मुसलमान दलित सब शामिल थे, जिसके सरबराह मखदूम मुहिउद्दीन थे। चौथी वजह कासिम रिजवी और उनके निजाम के साथ उनकी जो तहरीक थी, रजाकार तहरीक, वो थी जिन्होंने उस वक्त लोगों पर जुल्म ढाए थे। दोस्तों मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम ये भी एक वजह थी जिसका नेतृत्व स्वामी रामानंद तीर्थ ने किया था। उनके साथ शंकरराव चौहान, पीवी नरसिम्हा राव समेत बहुत से लोग जुड़े थे, जिसमें कई मुसलमान थे। निजाम का इंग्लैंड में वहां के रिजर्व बैंक जो इंपीरियल बैंक था उसमें बड़ा हिस्सा था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद जब उन्होंने पैसा निकालने की धमकी दी तो इंग्लैंड हिल गया। यहां तक कि रानी एलिजाबेथ ने हैदराबाद आकर निजाम से मुलाकात करके उन्हें भरोसा दिया कि हम न तुम्हारे सरमाए को हाथ लगाएंगे, न तुम्हें, हम हिंदुस्तान को आजादी भी देंगे तो तुम्हें आजाद खुद मुख्तार रखेंगे। इसी वजह से जून 1947 में ही निजाम ने साफ कह दिया था कि भारत में हम शामिल नहीं होंगे। उन्होंने जिन्ना की मदद के लिए भी कोशिश की, लेकिन जिन्ना ने मना कर दी। निजाम ने पोर्तुगाल से हथियार मंगाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। उन्होंने ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी हथियार खरीदने का इंतजाम करने की भी कोशिश की, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको ऐसा करने से रोक दिया। इन सब हालात से तंग आकर ऑपरेशन पोलो का प्लान बनाया गया। 13 सितंबर 1948 को भारतीय फौज हैदराबाद रियासत में घुसी, जो सोलापुर से चली थी, और 17 सितंबर को निजाम ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर हथियार डाल दिए। दोस्तों पुलिस एक्शन से पहले जमाते इस्लामी के बानी सैयद अबुल आला मौदूदी ने निजाम को पहले ही मशवरा दिया था कि भारत में शामिल हो जाएं, कुछ टर्म और कंडीशंस के साथ, मगर कासिम रिजवी साहब के अड़ियल रवैये से यह मुमकिन ना हो सका। सुंदरलाल कमेटी रिपोर्ट में 40,000 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, मगर
जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिन्होंने वो दिन देखे, वो कहते थे कि मरने वालों की तादाद लगभग 2 लाख, उसमें ज्यादातर मुसलमान। निजामों की हुकूमत इस्लाम के उसूलों पर नहीं थी बल्कि एक बादशाही थी। इस वजह से आम मुसलमान भी इससे नाखुश थे। यही वजह है कि मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम में कई मुसलमानों ने हिस्सा लिया था। इस सिलसिले में पुलिस एक्शन के हिंसाचार पर दस्तावेज नाम से मंदाड़े साहब की हरिति प्रकाशन की तरफ से प्रकाशित की गई हुई किताब लातूर में उपलब्ध है, आप चाहे तो उसे खरीद सकते हैं। ये 17 सितंबर की मुनासिबत से मेरा एक छोटा सा तजिया था जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। दोस्तों, निजामशाही हुकूमत अपने आप में भले ही अच्छी थी, लेकिन सरकारी नौकरियों के सिवा वहां पर कोई दूसरा उद्योग, इंडस्ट्री ऐसे कुछ नहीं हुआ था। और बादशाह मुसलमान था और प्रजा हिंदू थी, इसलिए उसे फोर्सेबली खाली किया गया। लेकिन इसका रिवर्स कश्मीर में था, वहां बादशाह हिंदू था, प्रजा मुसलमान थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको फोर्सेबली काबू में नहीं किया बल्कि 370 लगा के उसे अधर में अटका दिया। कांग्रेस की इस दोगली नीति का काफी नुकसान मुसलमानों को हुआ है। इस बात को इसलिए याद रखना है कि सिर्फ हमें अवेयर रहना है। तारीख लोग इसलिए पढ़ते हैं कि तारीख यानी माजी में जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों को दोबारा न दोहराया जाए और माजी में जो अच्छे काम हुए हैं उसे दोहराया जाए। यही मकसद था इस वीडियो को बनाने का, बाकी कोई मकसद नहीं। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा था कि इन जेन जी को पता चले कि हैदराबाद रियासत क्या थी और उसका जवाल किन सूरत हाल में हुआ था। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।